Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Shabir and I am teaching you object-oriented programming, and this is our lecture number 13. And before we start our lecture, let's have a recap of our previous lecture. So in our previous lecture, we were discussing about static data members. Initializing, we have seen that how we can initialize the static data members, and we have seen how we can access these specific static data members, and we also discussed about static member functions as well. So static data members are class members. तो ये किसी क्लास के मेंबर होते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहे होते। और मेरा ऑब्जेक्ट से कहने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरी जो क्लास है उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसा डाटा मेंबर डिफाइन करना पड़ेगा कि जो मेरे हर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करे कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ। और अगर मैं एक जर्नल डाटा टाइप लाइक इंटीजर में काउंट का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ इन माय प्राइवेट सेक्शन ऑफ क्लास, तो वो जो डाटा मेंबर होगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट का मेंबर होगा ना, किसी ऑब्जेक्ट का वो डाटा मेंबर होगा। हम उस डाटा मेंबर को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा वो डाटा मेंबर की एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो फिर से इनिशियलाइज टू 0 हो जाएगा। बट किस तरह से मैं उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैं हर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसकी स्टेट को चेक कर सकता हूँ या उसकी स्टेट को अपडेट कर सकता हूँ। ऐसे तो अगर मेरे अकाउंट में मैंने एक इंक्रीज कर दिया कि चलो मेरा पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बट जिस तरह वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ उसने अपनी फंक्शनलिटी पूरी की, तो साथ ही मेरा वो काउंट का वैल्यू जो वेरिएबल है वो 0 हो जाएगा। तो उसको मैं किस तरह मेंटेन करूँ उसके स्टेट को कि वो 1 हो। इस तरह से कोई दूसरा अगर मेरा वेरिएबल या मेरा डाटा मेंबर या मेरा ऑब्जेक्ट बनता है तो मेरे काउंट की जो वैल्यू है वो फिर 2 होनी चाहिए, इसी तरह से वो 3 होनी चाहिए। ये एक प्रोसेस से सीरीज में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो जब इसको मैं इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो मुझे हेल्प करेंगे मेरे स्टैटिक डाटा मेंबर्स। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? ये क्लास वेरिएबल्स होते हैं, क्लास मेंबर्स ऑफ अ क्लास। इनकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो विद द हेल्प ऑफ क्लास भी आप कर सकते हो, यानी कि आप उन्हें प्राइवेट में डिक्लेयर तो करते हो, आप लिखोगे इंट यानी कि काउंट इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0, बट वो ये होगा कि आपने उसको मतलब इनिशियलाइज तो नहीं करोगे, आप उसे डिक्लेयर कर दोगे, काउंट इंट लिख दोगे, आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना दोगे काउंट, और इसको आप स्टैटिक कर दोगे, उसका कीवर्ड स्टैटिक का यूज कर लेते हैं। और बाद में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि जब इनको इनिशियलाइज करना है तो इसको एक लाइफ देनी है हमने। जब स्टैटिक डाटा मेंबर को हम लाइफ देते हैं तो वो अगर तो हम अपने कंस्ट्रक्टर में लाइफ देंगे तो कंस्ट्रक्टर तो किसी ऑब्जेक्ट के बनने पे कॉल होगा, तो वो तो इसका मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको लाइफ मिल जाएगी, जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर कोई नया बनेगा उसके लिए अलग लाइफ आएगी। तो मुझे फिर इसकी इनिशियलाइजेशन किधर करनी पड़ेगी? मुझे इसकी इनिशियलाइजेशन आउटसाइड ऑफ क्लास करनी पड़ती है। तो उसका हमने तरीका देखा था, किस तरह से करते थे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फाइल स्कोप लगा के क्लास का नेम, साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नेम, उसके साथ इक्वल्स टू 0 1 या जो भी वैल्यू से इनिशियलाइज करना होता है हम वो कर रहे थे। तो ये उसका इनिशियलाइजेशन थी कि आउटसाइड ऑफ क्लास हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, और वो डॉट ऑपरेटर से नहीं, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम इसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। और बाद में हमने ये चीज देखी थी कि एक्सेस किस तरह करते हैं, इसको हम विद दी क्लास लेवल भी एक्सेस किया जा सकता है। आप डायरेक्ट क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नेम, डाटा मेंबर का नेम यूज कर लें, मेन में आप कर सकते हो। दूसरा आप उसको एक्सेस कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेट सपोज मेन में आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट का ओबीजे, तो ओबीजे डॉट आप उसके जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो आपका स्टैटिक मेंबर है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप कॉल करोगे, यूज करते हो, या आप उसे किसी उस तरह से लाइक डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ भी उसे एक्सेस कर सकते हो।
बट इन दिस केस जब हम इसे क्लास को, वेरिएबल को या डाटा मेंबर को पब्लिक में एक्सेस कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के मैकेनिज्म के अगेंस्ट हो जाती है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि किस तरह से हम जो स्टैटिक डाटा मेंबर के साथ स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा हमने कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और उसमें हमने देखा कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर पे ही ऑपरेट करेंगे। अगर हमने कोई फंक्शन को स्टैटिक किया, इसका मतलब ये है कि अब वो क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो क्या होगा, वो क्लास के नेम के साथ हम डायरेक्टली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अपने डाटा मेंबर को जो हमारा स्टैटिक है उसको प्राइवेट में डिक्लेयर करेंगे और बाद में पब्लिक में। इसका मतलब कि वो प्राइवेट पोर्शन का जो डाटा है वो एक्सेसिबल तो नहीं होगा इन मेन फंक्शन, बट विद द हेल्प ऑफ जो हमारा है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, हम उस जो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये हमने इसका एक्सेस मैकेनिज्म पढ़ा था कि हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इसको एक्सेस कर लेते हैं। और दूसरी हमने चीज देखी थी कि इसमें दिस पॉइंटर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि दिस पॉइंटर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है और स्टैटिक मेंबर जो है ये तो क्लास लेवल है, इनका स्कोप क्लास लेवल होता है, तो हम इसको एज सच दिस पॉइंटर इसके साथ पास नहीं होता। तो ये तो था लास्ट लेक्चर का रिव्यू। तो इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनहेरिटेंस। इसका कॉन्सेप्ट तो हम लेक्चर 1 या 2 से सीखते आ रहे हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, किस तरह से ये प्रैक्टिकली इसका कोड क्या है और ये किस तरह से यूज की जाती है। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी फ्राइडे को लैब होगी उसमें हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। प्रैक्टिकल आप देख लोगे, अभी विजुअलाइज करोगे किस तरह से इसका कोड चलता है और क्या इसके जो कोड के फीचर्स हैं वो क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे और इंशाल्लाह आप लैब में फ्राइडे को इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो हम लोग प्राइवेट पब्लिक इनहेरिटेंस को देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। और देयर आर 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी 3 किस्में हैं। एक है पब्लिक इनहेरिटेंस, एक है प्राइवेट इनहेरिटेंस, एक है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए रख देता हूं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं उसका भी बता दूंगा आपको ओवरव्यू और साथ पब्लिक शुरू करूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज प्रोबेबली। तो हम लोग अभी पब्लिक इनहेरिटेंस को लेके चलते हैं। सो पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस, इफ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम ए। अभी आप समझो, एक क्लास ए है जिसे मैं पेरेंट क्लास कह रहा हूं, एक क्लास बी है जो मेरी चाइल्ड क्लास है और वो कर रही है, इनहेरिट कर रही है किससे? ए से। देन बी कंटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होगा? बी वो सब फीचर्स, वो सब कैरेक्टरिस्टिक उसके पास आ जाएंगे जो कि ए में प्रेजेंट है। समझ आइए आपको बात की कि इसमें ये कह रहा है कि अगर एक मेरी क्लास, कोई क्लास ए है जिसमें इंटीजर आईडी है और क्लास बी है जिसमें स्ट्रिंग नेम है, और अगर मैंने क्लास बी से इनहेरिट करवा दी क्लास ए, कि क्लास ए को मैंने पेरेंट क्लास बना दिया और बी को मैंने चाइल्ड बना दिया, तो जो क्लास बी है वो एक्सेस कर सकेगी आईडी को भी, क्लास ए के आईडी को एक्सेस कर सकेगी। तो द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, लाइक माई के ए क्लास जो है वो हमारी बेस क्लास होगी, और जो चाइल्ड क्लास है उसे हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास। ये टर्मिनोलॉजी है। पेरेंट क्लास को हम कहते हैं कि दिस इज माय बेस क्लास, एंड डिराइव्ड क्लास को, जो चाइल्ड क्लास है, उसे हम कहेंगे दिस इज आवर डिराइव्ड क्लास। और इसके साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या होंगी कि जो आपकी डिराइव्ड क्लास होगी उसमें अपनी बेस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वो भी इसमें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं हसन, तो अगर मैं किसी अपने मतलब किसी से इनहेरिट की मैंने कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, लाइक माय ग्रैंडफादर या माय फादर, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उनसे कुछ चीजें इनहेरिट की हैं, प्लस मैंने कुछ अपने भी बिहेवियर एक्सपोज किए या मैंने अपने बिहेवियर लर्न किए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी आंखों का कलर अपने वालिद से इनहेरिट कर लिया, बट जो मेरा नॉलेज है वो मेरा खुद की लर्निंग है, जो मैंने खुद से लर्न किया।
ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से डिराइव कर लेते हो और कुछ आपकी अपनी होती हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट इस इनहेरिटेंस में है क्लासेस की। क्लास के इनहेरिटेंस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप कहें कि एक क्लास ए है जो मेरी पेरेंट क्लास है, जिसमें पेरेंट क्लास पर्सन है, पर्सन में लेट्स सपोज एक पर्सन का कोई नेम है और पर्सन की कोई एज है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास हम इनहेरिट कर लेते हैं, उससे एक नई क्लास बना लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि चलो एक मैं ऐसी पर्सन क्लास तो बना ली, क्योंकि ये मेरी एक जेनेरिक क्लास होगी जो कि मल्टीपल टाइप के पर्पस में यूज हो सकती है। तो मैं नेम भी और जो मेरी एज है किसी भी पर्सन की, ये मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव में यूज कर सकता हूँ। रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस का काम ही है रीयूजेबिलिटी को आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर इसको हम इस तरह से लेके चलें कि एक पर्सन की क्लास, उसके नीचे दूसरी बना दी मैंने स्टूडेंट की क्लास, तो स्टूडेंट इज अ पर्सन, ऐसा ही है ना कि जो इज अ काइंड ऑफ पर्सन ना, स्टूडेंट भी एक पर्सन ही है, टीचर भी एक पर्सन ही है। लेकिन मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई और मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट के अपनी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट आईडी होता है, मैंने वो डिफाइन कर दिया, इंटीजर स्टूडेंट आईडी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि या तो मैं करूँ इंटीजर नेम या इंटीजर एज, स्ट्रिंग नेम इंटीजर एज, मैं उसके स्टूडेंट के अंदर डिफाइन कर लूँ। इसी तरह से मैं एक और क्लास बनाता हूँ टीचर की, टीचर का आईडी भी होता है कोई, उसके बाद टीचर नेम और टीचर की एज भी लिख देता हूँ। बट ये डुप्लीकेशन आ रही है, रीयूजेबिलिटी तो नहीं है हम कर रहे ना। अगर मैं इसको रीयूजेबल करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा? मैं ये करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक क्लास है कोई पर्सन की, मैंने कहा पर्सन में मेरे पास कॉमन फीचर्स हैं। अगर मैं ये करूं कि स्टूडेंट के भी आईडी और जो इसमें कहते हैं नेम और एज, ये दोनों सेम है, हर एक के लिए यूज होंगे, तो मैं कहता हूं इन दोनों को, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, चाहे वो बच्चा है, वो चिल्ड्रन है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ही इज अ चाइल्ड, तो उसकी भी कोई ना कोई ये कॉमन फीचर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन कॉमन फीचर को अपर हायरार्की में ले जाऊंगा और मैं ये कहूंगा ये मेरी अब हो गई बेस क्लास, और दूसरी क्लासेस जो होंगी वो मैं ड्राइव कर लेता हूं। मतलब ये कि जो कॉमन फीचर हैं वो सब एक क्लास में चले गए, लाइक नेम एंड एज, और दूसरी जो डिराइव करूंगा उससे मैं कहता हूं कि स्टूडेंट की क्लास को मैं डिराइव कर लेता हूं। तो स्टूडेंट क्लास में कौन से पैरामीटर्स आ गए जो उसका अपना है, दो तो कॉमन थे जो उसको मिल गए फ्रॉम पेरेंट, बेस से उसको नेम एज मिल गई, उसने अपना जो अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या था, फीचर क्या था आईडी का, वो उसमें आपने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस है। एक और क्लास ऐड करो, आप दोबारा वो दो नेम एज रीयूज कर लो बेस क्लास के, ड्राइव में अपनी 2-3 फंक्शनैलिटी ऐड कर दो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी इन टर्म ऑफ क्लासेस, इनहेरिटेंस। तो ये देखें जी, बेस पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड क्लास से देख रहे हैं एरो निकल रहा है बेस क्लास की तरफ, पेरेंट क्लास की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है वो इनहेरिट कर रही है अपनी पेरेंट क्लास से, ड्राइव क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है अपनी बेस क्लास से। ये इसकी यूएमएल नोटेशन है। या चाइल्ड क्लास कहोगे तो वो आप कहेंगे उसकी कोई पेरेंट क्लास है, और इफ यू आर रेफरिंग टू ड्राइव क्लास तो इसकी कोई ना कोई बेस क्लास होगी। ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखी। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। तो अगेन पब्लिक को हम लेके चलेंगे इस लेक्चर में, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इन तीनों जो टाइप्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है, हम उनको देखेंगे। लेकिन 1 बाय 1 पहले आप पब्लिक को अंडरस्टैंड कर लोगे, जब हम प्राइवेट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपकी क्लियरेंस अंडरस्टैंडिंग तब हो चुकी होगी कि प्राइवेट में और पब्लिक में डिफरेंस क्या है। देन हम प्रोटेक्टेड को भी देखेंगे। सो इट इज अ रिलेशनशिप। जो पब्लिक इनहेरिटेंस है वो इज आ रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करते हैं। इज द रिलेशनशिप इज मॉडल्ड विद द पब्लिक इनहेरिटेंस, कि जब आपने पब्लिक इनहेरिटेंस करनी है तो आप इज आ रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लास, क्लास का नेम जो चाइल्ड क्लास है, उसके साथ आप स्कोप कॉलन, उसके बाद पब्लिक बेस क्लास का नेम, पब्लिक कीवर्ड आपने यूज करना है। ये इसका जनरल सिंटैक्स है। क्या आपकी क्लास, ये तो अगर आप इस पोर्शन को छोड़ दो, ये जो आपका पब्लिक वाला, तो ये तो जनरल क्लास है, कोई भी क्लास का सिंटैक्स यही था।
बट जब आप इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हैं तो आपने क्लास, उसके साथ आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसका नेम, और जिससे वो ड्राइव कर रहा है उसका नेम आपने कॉलन के बाद करना है। और अगर ये पब्लिक इनहेरिटेंस है तो आप पब्लिक कीवर्ड लिखोगे, अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड, एंड प्राइवेट है तो वो प्राइवेट लिखो, या बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होती है। क्लियर? सो अब हम ये देखेंगे कि ये तो आपने इसका जनरल सिंटैक्स देख लिया, दिस इज जस्ट अ जनरल सिंटैक्स। अब हम पर्सन की एग्जांपल से चलते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लास ऑफ पर्सन, जो कि पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए है, जिसमें अभी मैंने एग्जांपल दी थी पर्सन का नेम या पर्सन की एज, हम इसको लेके चलते हैं। और इसके साथ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आई एम सॉरी, और स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में इसके अपने फीचर्स या अपने डाटा मेंबर्स होंगे, प्लस अपने डाटा मेंबर्स जो इसके अपने होंगे वो इसमें आएंगे। जब ये पब्लिकली इनहेरिट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो पब्लिक इनहेरिटेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो बेस क्लास है, स्टूडेंट की बेस क्लास जो पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, उसके जितने भी पब्लिक डाटा मेंबर और पब्लिक मेंबर फंक्शन है वो सब इसमें अवेलेबल हो जाएंगे आपकी डिराइव क्लास में। ओके, तो पब्लिक इनहेरिटेंस क्या हुई कि जो भी आपके पेरेंट क्लास में पब्लिकली डाटा मेंबर होंगे या पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे, वो सब आपके एक्सेसिबल होंगे इनटू योर डिराइव्ड क्लास, और वो ऐसा ही लगेगा जैसे इस क्लास के ही पार्ट है। आगे देखते हैं हम। तो पब्लिक एक्सेसिंग किस तरह से हम इसे एक्सेस करेंगे ये देख लेते हैं कि इसकी कितनी लिमिटेशन है। हम पब्लिक मेंबर यानी कि पब्लिक मेंबर ऑफ अ बेस क्लास, जो मैंने बता दिया है कि बेस क्लास के पब्लिक मेंबर जो बिकम्स द पब्लिक ऑफ डिराइव्ड क्लास, के जो पब्लिक क्लास के कोई भी हमारे जो हमारे पब्लिक डाटा मेंबर हैं वो बन जाएंगे डिराइव क्लास के भी पब्लिक डाटा मेंबर। और प्राइवेट मेंबर जो हैं किसी भी क्लास के, वो डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है तो एक तो जो उसके अगर इनहेरिटेंस पब्लिक है, इसका मतलब कि जो भी पेरेंट क्लास के पब्लिक में डिफाइंड चीजें हैं वो सब इनहेरिट कर लो डिराइव में। इसका मतलब ये आप समझो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टूडेंट के पब्लिक इंटरफेस में रखी आईडी, ठीक है, और पर्सन के पब्लिक में मैंने नेम रख दिया या एज रख दी, तो जब मैं इसको पब्लिकली इनहेरिट करूंगा ना किसी भी क्लास से, लेट्स सपोज स्टूडेंट की क्लास से मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं। जब मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं इसका मतलब ये है दैट जो भी पब्लिक में एक्सेसिबल है, पब्लिक में जो भी पोर्शन अवेलेबल है ना आपकी बेस क्लास का, वो ड्राइव को एक्सेसिबल हो जाएगा। दैट इज बेसिकली योर पब्लिक इनहेरिटेंस। ओके, कि पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या हुई, जो भी पब्लिक पार्ट आपकी क्लास का है, बेस क्लास का जो भी पब्लिक में पोर्शन है वो सब आपकी ड्राइव में अवेलेबल होगा, नॉट द प्राइवेट वन। ओके, तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बेस क्लास इवन इन द डिराइव क्लास, दैट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। कि जो पब्लिक मेंबर है उनको आप ना तो बेस क्लास से जो आप यूज कर सकते हो चाइल्ड में, जो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं बेस क्लास के, ना आप उसको मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट के जरिए यूज कर सकते हो। इसमें आप देखें ऑरेंज में मैंने किया कि क्लास पर्सन है जिसमें एक वेरिएबल है नेम का, दूसरा हमने डाटा मेंबर बनाया एज का, और इसी तरह एक अगर ये मैंने कांस्टेंट कैरेक्टर मेंबर है, कांस्टेंट जो अगर कैरेक्टर पॉइंटर नेम है, और कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर गेट नेम जो नेम को रिटर्न कर रहा है, और इंटीजर गेट नेम कांस्टेंट, ये दो चीजें आप देख लें। कांस्टेंट में आपको बता चुका था कि जब आप रिटर्न कर रहे हो, आप कोई चीज असाइन नहीं कर रहे, तो आप बेसिकली उसको कांस्टेंट की प्रैक्टिस करो ताकि किसी तरह से कोई भी चेंज ना आ सके इसमें। ओके, सो ये कांस्टेंट गेट नेम और कांस्टेंट गेट एज के दो मेंबर फंक्शन बना दिए, और एक क्लास आपने की स्टूडेंट की, और पब्लिकली इनहेरिट कर लिया हमने पर्सन को। जब पब्लिकली इनहेरिट किया तो देखें हमारे जो ये जो नेम है, अगर मैं ये आपको दिखाऊं कि जो मेरा नेम है और जो मेरी एज है ये किस में अवेलेबल है, ये क्या प्राइवेट में है, सॉरी ये क्या पब्लिक में है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, क्योंकि इसके साथ पब्लिक कीवर्ड नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक में ये जो फंक्शंस हैं ये अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये फंक्शंस हैं
तो मेंबर फंक्शन पब्लिक में है, तो ये इसका मतलब कि जो चाइल्ड क्लास होगी आगे हमारी, जो ये चाइल्ड क्लास है ये इसको एक्सेस कर सकेगी। फॉर एग्जांपल अब चाइल्ड क्लास में वी हैव इंटीजर सेमेस्टर, इंटीजर रोल नंबर, और इसके साथ पब्लिक में इंटीजर गेट सेमेस्टर का जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन एक, जो ये तो वही चीज़ है जो मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूँ, लाइक जब हमने ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि आप ये जो सेटर गेटर फंक्शन है अगर वो आपके गेटर हैं तो आप उन्हें कांस्टेंट की प्रैक्टिस करो। तो ये कांस्टेंट में हमने कहा कि ये सिर्फ गेट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो वी डिफाइंड एज कांस्टेंट्स। और एक मेरे पास void स्टूडेंट प्रिंट की फंक्शनलिटी है। ये देखें आप, मैंने ये जो एक फंक्शन बनाया प्रिंट का और इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। void रिटर्न टाइप क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन का नेम, तो ये आउटसाइड ऑफ क्लास मैंने इसको डिक्लेयर किया। अब मैं सी आउट कर रहा हूँ नेम को, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एज द नेम, जो मेरा ये नेम है पर्सन का, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये नेम मुझे अब एक्सेसिबल है क्योंकि मैंने पब्लिक इनहेरिटेंस कर ली, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे ये भी अवेलेबल है। बट देयर इज एन एरर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये पब्लिक इनहेरिटेंस है इसका मतलब है कि ऑल द पब्लिक डाटा मेंबर फंक्शंस एंड द डाटा मेंबर दैट आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक इन योर बेस क्लास, वो आपकी ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल होंगे। अब हमारी जो बेस क्लास है पर्सन की, उसमें जो कैरेक्टर नेम है और एज है दे आर इन प्राइवेट सेक्शन। देख रहे हो ना, ये प्राइवेट में है, तो अगर ये प्राइवेट है तो पब्लिक इनहेरिटेंस में वी कैन नॉट एक्सेस दीज टू डाटा मेंबर्स। ओके, सो व्हाट वी विल गेट एन एरर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब हम अपने ड्राइव क्लास का जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन में हम इंटीजर रिटर्न सेमेस्टर कर सकते हैं या रिटर्न रोल नंबर कर सकते हैं, इसी तरह से हम नेम को भी सी आउट कर रहे हैं। बट ये एरर दे देगा क्योंकि ये जो नेम है ये आपकी जो बेस क्लास है उसका प्राइवेट डाटा मेंबर है, और अगर वो प्राइवेट डाटा मेंबर है इसका मतलब ये है कि जो ड्राइव क्लास है चाहे वो पब्लिकली ड्राइव क्लास है ना, तो वो पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करेगी, प्राइवेट को नहीं। तो नेम जो है ये प्राइवेट डाटा मेंबर है ऑफ द बेस क्लास, तो ये एरर दे देगा। तो फिर क्या करेंगे हम, एक गेट नेम का फंक्शन देखो आप, ये गेट नेम का फंक्शन जो है ये वाला गेट नेम का फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, बट क्या है, ये जो गेट नेम का फंक्शन है ये मेंबर फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन। तो इसका मतलब है कि बेस क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, तो बेस क्लास ने एक्सेस किया और यहां पे वो जो इसकी आउटपुट होगी जो भी नेम होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। डायरेक्टली हम बेस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर रहे, बट वी कैन एक्सेस वाया सम मेंबर फंक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द बेस क्लास। ओके, सो अब ये देखें, हमने किया स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया एसटीडी स्टूडेंट का, और हमने ये अज्यूम किया कि स्टूडेंट डॉट सेमेस्टर इक्वल्स टू 0। ये तो एरर आएगा क्योंकि ये देखें एरर क्यों है, ये स्टूडेंट के प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, वी कैन नॉट एक्सेस दीज, ये तो जनरल सी बात है, एरर। और दूसरा एसटीडी डॉट नेम इक्वल नल। अब ये हम कह रहे थे कि चलो एसटीडी के साथ हम शायद इस नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो नेम है ये नेम, और ये ऑब्वियस सी बात है दिस इज द प्राइवेट, तो हम इसको एक्सेस मेन में नहीं कर सकते, तो ये भी आपको एरर दे देगा। हम ये तो आपको जनरल सी बात इसकी समझ आएगी। दूसरी देखिए हम एसटीडी डॉट गेट सेमेस्टर, ये हम कर रहे हैं तो ये कॉल होगा, और एसटीडी डॉट गेट नेम ये भी हम कॉल कर रहे हैं तो ये कॉल होगा, लेकिन ये किसका मेंबर फंक्शन है आप ये देखो, गेट नेम जो है ये किसका मेंबर फंक्शन है, गेट नेम जो है ये पर्सन का है, तो वी आर एक्सेसिंग गेट नेम विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो हम इस चीज को आप इस तरह समझो, क्या हो रहा है, स्टूडेंट क्लास बनी, स्टूडेंट के प्राइवेट में हमने एक नेम और एक एज डिफाइन कर दी, और पब्लिक में हमने दो सेटर फंक्शन या गेटर फंक्शन डिफाइन किए, हमने गेटर फंक्शन डिफाइन कर दी। फिर मैंने एक उसकी क्लास बनाई जो स्टूडेंट की, और स्टूडेंट में मैंने उसके सेमेस्टर उसका जीपीए ऐड किया, और मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास जो पर्सन की क्लास है उसमें नेम और एज तो है, तो मैं रीयूजेबिलिटी को यूज करता हूं, मैं उसके साथ पब्लिकली इनहेरिट कर लेता हूं। तो मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया उस फीचर को
कि मैं रियूजेबिलिटी के फीचर को, कि मैं इनहेरिटेंस करवाता हूं कि मेरी जो एक क्लास है स्टूडेंट की, ये यूज कर ले किसके मेंबर्स को, फंक्शनैलिटी को ऑफ क्लास पर्सन। तो मैंने पब्लिक इनहेरिटेंस करवाई। पब्लिकली जब मैंने इनहेरिट करवाया, इसका मतलब ये है जब मैंने पब्लिक कॉलन पब्लिक स्टूडेंट लिखा, पब्लिक पर्सन लिखा, तो इसका मतलब ये है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। जब मैंने ये किया कॉलन पब्लिक पर्सन किया, तो मैंने ये अज्यूम किया कि अब मैं इसके क्लास को एक्सेस कर सकता हूं, इसके डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को। बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन ये है कि यू कैन ओनली एक्सेस द पब्लिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास पर्सन, क्योंकि ये पब्लिक इनहेरिटेंस है। तो आप पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हो जो भी आपके पब्लिक में पोर्शन अवेलेबल है। यू कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर, इवन द प्राइवेट मेंबर फंक्शंस, आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने जब इसको देख लिया तो बाद में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट से, वो एक्सेस कर सकेगा अपनी बेस क्लास के एवरी मेंबर फंक्शन को जो पब्लिकली अवेलेबल है बेस में, और डाटा मेंबर को जो पब्लिकली डिफाइंड है। ठीक, क्लियर। सो सी आउट जब हमने किया std.get semester, तो ये रिटर्न कर रहा है हमारे स्टूडेंट की क्लास से सेमेस्टर का नंबर। ठीक है, गेट सेमेस्टर से वी आर जस्ट रिटर्निंग, लेट्स सपोज जब इस फंक्शन को कॉल की तो इसने रिटर्न कर दिया सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में है बच्चा। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, और ये हमने कहा कि जैसे पब्लिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस मिल गई चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो जैसे ही हमने ये चाइल्ड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया std, सो stdt कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ द पर्सन। सो गेट नेम जो है ये मेंबर फंक्शन है ऑफ क्लास पर्सन, तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट वी आर एक्सेसिंग बेसिकली मेंबर फंक्शन ऑफ पर्सन क्लास। तो ये पॉसिबल है आपका। इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जितना मैंने बताया है आप 2-3 दफा इस वीडियो को रिपीट करो और ये कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करो। सो अब इसकी मेमोरी एलोकेशन देखते हैं कि मेमोरी की एलोकेशन किस तरह से हो रही है। कि ये जो हमारी ड्राइव क्लास है, हमने ये चीज देख ली कि ड्राइव क्लास बनती है और कॉलन के जरिए हम बना देते हैं। तो इसमें जो मेमोरी की एलोकेशन है वो किस तरह से हो रही है, अगर डाटा मेंबर की इनिशियलाइजेशन है वो किस तरह से हो रही है। तो जैसे ही हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले लाइफ मिलेगी आपके बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को। आपका बेस क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही आप चाइल्ड का, हम ये जो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं std स्टूडेंट का, तो इसके इन्वोक होने से पहले जो इसने इनहेरिट किया है, आप ये देखो कि पब्लिक पर्सन क्लास इनहेरिट, मतलब स्टूडेंट ने इनहेरिट किया पर्सन से, तो जो पर्सन है उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन पहले कॉल होगा और वो लाइफ दे देगा उसके जो डाटा मेंबर हैं नेम को और एज को। तो क्या हुआ, इसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हुई, जैसे आपने अपना बनाना है डाटा, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओगे आप डिराइव क्लास का, सबसे पहले आपका जिस क्लास से उसने ड्राइव किया हुआ है उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और वो उसका एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना देगा एक, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को लाइफ मिलेगी ना, तो वो उसको एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना देगा आपकी बेस क्लास का। वो कंस्ट्रक्टर बनाएगा एक ऑब्जेक्ट, आप खुद से तो नहीं बनाया, वी हैवंट क्रिएटेड। ये देखें यहां पे हमने मेन में देख रहे हैं आप, हमने कोई स्टूडेंट का कोई भी मतलब पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बट वी आर एक्सेसिंग बेसिकली गेट नेम जो है ये बिलोंग करता है पर्सन से, तो हो वी आर एक्सेसिंग द डाटा मेंबर फंक्शन ऑफ अ पर्सन क्लास। ये क्या है, ये बेसिकली पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट बना है, बट वो किस तरह बना है, वो है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट किस तरह बना, आपके कंस्ट्रक्टर ने बना दिया, और ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा ये देखते हैं हम। कि सबसे पहले बेस क्लास के मेंबर इनिशियलाइज होंगे आपके, डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास। जब आपका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप किसी डिराइव क्लास का, तो बेस क्लास के सबसे मेंबर को लाइफ मिल जाएगी, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, वो बेस क्लास को इनिशियलाइज कर देगा।
देन फिर ड्राइव क्लास की बारी आएगी, फिर ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शंस भी बनेंगे और डाटा मेंबर को भी लाइफ मिल जाएगी। तो एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ ड्राइव क्लास हैज एन अनोनिमस ऑब्जेक्ट ऑफ अ बेस क्लास। समझ आई कि जब आपका ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसने ऑटोमेटिकली एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बना देना है आपकी बेस क्लास का, और वो कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आपने बेस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट मेन में बनाओगे, साथ ही क्योंकि वो इनहेरिटेंस हुई है पब्लिकली, ठीक है, वो इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस की वजह से ऑटोमेटिकली आपका एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा ऑफ योर बेस क्लास, और वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? वो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएगा। ये भी आपने याद रखनी है। द एनोनिमस object of the base class must be initialized using the constructor of base class। ठीक हो गया कि जो anonymous object है ना of the base class must be initialized, कि आपने इसको इनिशियलाइज कहां पे करोगे? आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर से anonymous object को। और when a derived class object is created, the base class constructor is executed before the derived class। ये मैंने आपको बेसिकली, ये अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो सादा अल्फाज में ये है कि जब आपकी derived क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे पहले जो आपका पेरेंट क्लास है, जो आपकी बेस क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बना देगा, जो अनोनिमस ऑब्जेक्ट आपकी जो भी कंस्ट्रक्टर बेस कंस्ट्रक्टर में या बेस क्लास में आपकी वेरिएबल्स हैं या डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस हैं, उनको लाइफ दे देगा। इसका मतलब ये है। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात है। और अगर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो वो आपको आगे दिखाऊंगा वो किस तरह से एरर देगा और उसकी रिएक्टिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द अनोनिमस ऑब्जेक्ट। बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो अनोनिमस ऑब्जेक्ट जो बनेगी वो इनिशियलाइज कर देगी बेस क्लास के डाटा मेंबर्स को। और दूसरा डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। क्लियर? ओके। तो जब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज कर देगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स सी, इसको हम और अंडरस्टैंड करते हैं। क्लास पर्सन, एक हमने बना दिया पेरेंट का कंस्ट्रक्टर उस पर्सन में, और दूसरा हमने चाइल्ड की क्लास बनाई जिसमें हमने किया कि पब्लिक पेरेंट से पब्लिकली इनहेरिट किया, और हमने एक चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कर दिया कॉल। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। देखें, मेन में जब हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, इसने क्या करना है? चाइल्ड के ऑब्जेक्ट ने सबसे पहले पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया, इसने एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया और लिख दिया पेरेंट कंस्ट्रक्टर। देखें आप, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुई आपकी पेरेंट की। जब पेरेंट की कंस्ट्रक्टर कॉल हुई, उसने लाइफ दे दी। जितने भी डाटा मेंबर थे, जितने भी मेंबर फंक्शंस आपके पेरेंट क्लास में थे, उनको लाइफ मिल गई। जब उनको लाइफ मिल गई, उसके बाद नीचे आओ तो आपके पास चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर ने क्या किया हुआ है? आपका सी आउट कर दिया कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जैसे ही आपने चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना देना है, आपको एक्सेस मिल जाएगी। सबसे पहले एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपकी बेस क्लास का, उसके साथ साथ फिर आपकी उसको जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज कर देगा आपके सभी डाटा मेंबर्स को, और साथ ही आपका एक होगा देन आपका जो बेस क्लास के साथ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। और इफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ अ बेस क्लास डजंट एग्जिस्ट, अगर तो मेरी जो चाइल्ड क्लास है, बेस क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा? कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। लेट्स सी कि अगर मेरा इस एग्जांपल में मेरे पास तो कंस्ट्रक्टर नहीं था, बट जैसे मैंने ये स्टूडेंट बना दिया, एसटीडी बनाई, एसटीडी बनाया, तो क्या हुआ? उसने गेट नेम को हम कॉल कर रहे हैं। गेट नेम क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जैसे stdt बना तो इसने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर ने एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दी। ठीक है ना? एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना ऑफ द बेस क्लास जिसने कंस्ट्रक्टर को कॉल की। ये इसकी एग्जीक्यूशन है कि ऑटोमेटिकली एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा और एनोनिमस ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और मेंबर्स को, आपके जितने भी मेंबर डाटा मेंबर्स हैं, उनको लाइफ मिल जाएगी। तो एक तो ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है।
और अगर तो नहीं है, पहली तो बात ये होगी कि अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है, और खुद से जनरेट कर देगा कि बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको जनरेट करके ड्राइव क्लास उसे एग्जीक्यूट कर देगी। एक तो ये है। दूसरा, अगर तो यूजर ने कोई ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, अगर यूजर ने कहा कि वो किसी तरह ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हुआ है बट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। और जैसे ही बेस क्लास की आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट्स सी कि आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये आपने ये जो इनिशियलाइजेशन की एक तरीका है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, क्या है कि जैसे स्ट्रक्चर में होता है हम उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये उसका ऑब्जेक्ट हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर ये क्लास है, वी कैन आल्सो मेक ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसका नाम है चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट हम मेन में भी बनाते हैं, बट अगर क्लास के साथ हम बना देते हैं तो ये इसकी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है। तो अब देखें आप, अब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट आई। तो इसका मतलब यह है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है चाइल्ड का, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरर देगा बच्चों। तो ये हमने लास्ट एग्जांपल भी की थी लैब में। क्या था, जब हम इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट नहीं किया होता और हम वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर रही है, तो ये एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर ढूंढेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके पास पैरामीटराइज पड़ा हुआ है, डिफॉल्ट तो है नहीं, कंपाइलर खुद से जनरेट नहीं करेगा। अगर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट आई बना के यहाँ पे कोई पैरामीटर में 1 लिख देते तो ये एग्जीक्यूट हो जाना था, क्योंकि ये मैप कर जाना था इसके साथ। बट इन आवर केस कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो इंप्लीमेंट किया नहीं। जब किया नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसे एरर दे देगा, खुद से नहीं बनाएगा। लेकिन अगर पैरामीटराइज नहीं है तो कंपाइलर खुद से बना देगा। तो C++ has provided a mechanism to explicitly call a constructor before the base class from a derived class। तो इसमें पता है क्या कह रहा है ये, इसको देखें आपके, जब हमारे पास इस तरह का सिनेरियो है, अब इस तरह का सिनेरियो आ गया कि वी आर यूजिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर इन आवर बेस क्लास, देन हाउ कैन वी यूज, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, जो एरर आ रहा है इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या है, इसमें देखें C++ ने हमें एक मेथड दिया है कि आप जो डिराइव क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजर जो लिस्ट है, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट पता था ना, इसके आगे जब कॉलन लगा के हम वो जो लिस्ट दे देते हैं सारी, वो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट होती है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये अभी चंद लेक्चर पहले हमने क्लियर किया था। अगर आपने नहीं सुना, आप मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट का कॉन्सेप्ट दोबारा से उन लेक्चर से सुन लो। उसमें क्या था बेसिकली कि जो हमारी जो पैरेंथेसिस हैं और कर्ली ब्रेसेस, इनके दरमियान में जो सेक्शन है, इसमें हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, आप उन्हें लाइफ दे देते हो, दैट इज योर इनिशियलाइजेशन। तो the syntax is similar to the member initializer and it is referred as a base class initialization। तो अब ये देखें, जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे ही चाइल्ड की क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है, जहां पे ये जो हमने किया पेरेंट का ओवर रिडन कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ये जो पेरेंट का ओवर रिडन कंस्ट्रक्टर था हमने खुद से इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइजर लिस्ट में डाल दिया कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है बेसिकली ये वाला कॉल करना है आपने। जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा कोई, तो आपने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। ये एक तरीका है इसका, हम खुद से ही एक्सप्लिसिटली कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को, लेकिन ये हम मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में ऐड करते हैं ऐसे। ये आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट इसका। तो अब ये देखते हैं किस तरह से पेरेंट का, हमने अगर पेरेंट की क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, और हम ये भी कर सकते हैं कि पेरेंट को इनिशियलाइज कर दो, इधर भी मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में आप इसको लिख दो। बट मैं आपको बार बार कहूंगा, जो कंपाइलर खुद से ये काम कर रहा होता है, जब आपने इसको हम अगर ना यूज कर रहे हैं ना, ये इसको यूज नहीं कर रहे, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको इस जगह पे प्लेस करके इनिशियलाइज कर रहा होता है।
लेकिन अगर आपका कोई ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है तो उसको आप यहाँ पे इनिशियलाइज करो, बट यू डोंट नीड टू इनिशियलाइज अगेन। अगर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाता है इस तरह से डिफॉल्ट के केस में। सो बेस क्लास इनिशियलाइजर। अब बेस क्लास इनिशियलाइजर क्या हुआ, यूजर कैन प्रोवाइड बेस क्लास इनिशियलाइजर एंड द मेंबर इनिशियलाइजर साइमल्टेनियसली, कि जो यूजर है वो दोनों काम कर सकता है, बेस क्लास को भी इनिशियलाइज कर सकता है, साथ मेंबर इनिशियलाइजर भी लिस्ट डाल सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो मेंबर है हमारा, ये चाइल्ड क्लास का मेंबर है और ये हम इनिशियलाइजर लिस्ट में कर रहे हैं कि इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज इनिशियलाइजेशन। और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो जो इनिशियलाइज करना होता है हमने अपने डाटा मेंबर्स को, तो वो हम करते हैं इन कर्ली ब्रेसेस से पहले और पैरेंथेसिस के बाद में, कॉलन के बाद में हम उन्हें इनिशियलाइज कर देते हैं, लाइक उन्हें लाइफ दे देते हैं। जैसे हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि हम जो ये करते हैं इंट ए, ये है डिक्लेरेशन, ये असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन साथ साथ हो रही होती है। ये इनिशियलाइजेशन है, हम रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। बट अगर मैं ये करता हूं डिक्लेरेशन और बाद में करता हूं a इक्वल्स टू 10, दैट इज माय असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है, ये डिक्लेरेशन है, और अगर इक्वल 10 करता हूं तो दैट इज माय असाइनमेंट। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो जो हम करते हैं इस मेन जो हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर हम बेसिकली असाइनमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम प्राइवेट में डिक्लेरेशन करते हैं, ये हमारी डिक्लेरेशन होती है। बट अगर इनिशियलाइजेशन करनी हो वो किधर करेंगे, वो मैंने आपको बताया था, वी विल इनिशियलाइज इनटू आवर मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, जो कि इन जो पैरेंथेसिस हैं इसमें कॉलन लगा देते हैं और कर्ली ब्रेसेस से पहले पहले इधर हम वो लिस्ट की फॉर्म में ऐड कर देते हैं, दैट इज मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। यहाँ पे हम डाटा मेंबर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर एंड मैं m लिख रहा हूं, ये मेंबर्स है इक्वल टू 0, ये हम क्लास में तो नहीं कर सकते ना, और अगर मैं इसको ये इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो वो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में करूंगा। अगर मैं इसे ब्रैकेट्स में करूंगा तो वो m इक्वल टू 0 होगा, ये असाइनमेंट होगी, ये बेसिकली असाइनमेंट है इन ब्रैकेट्स में। तो ये बेसिकली मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में हम लोग एक तो जो हमारी बेस क्लास है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसको दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जी, बेस क्लास, द बेस क्लास इनिशियलाइजर कैन बी रिटन आफ्टर द मेंबर इनिशियलाइजर। ये मैंने आपको बता दिया कि जो बेस क्लास इनिशियलाइजर है उसको हम मेंबर इनिशियलाइजर के ऑफ ड्राइव क्लास के बाद में भी लिख सकते हैं। द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द इनिशियलाइजेशन ऑफ द, अब ये देखें, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डजंट मैटर। ये इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने पहले कॉल किया अपने डाटा मेंबर को, हमने इनिशियलाइज किया, उसके बाद हम सीक्वेंस में कर रहे हैं कि बाद में लग तो यही रहा ना कि पेरेंट जो है वो बाद में होगा, उसका जो कंस्ट्रक्टर है। एक्चुअल में इस तरह से नहीं होता। जैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एस चाइल्ड सी बनेगा, तो वो सबसे पहले अपने इस इनिशियलाइजर को पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना देगा और लाइफ दे देगा अपने जितने भी पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स को। उसके बाद ही आएगा, चाहे ये सीक्वेंस में मेंबर 0 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिफोर द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, बट एक्चुअल में ये है कि पेरेंट की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, पेरेंट जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। सो डिराइव्ड क्लास कैन ओनली इनिशियलाइज मेंबर ऑफ अ बेस क्लास यूजिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तो हमने इस चीज को पढ़ा। डिराइव क्लास कैन नॉट इनिशियलाइज द पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ अ बेस क्लास यूजिंग मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। अब इस चीज को देख लें कि डिराइव क्लास के थ्रू जो हम ये कर रहे हैं, मेंबर 0 किया, तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन का कोई एज है तो हम एज इक्वल्स टू या एज के अंदर 10 कर रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि इधर ही हम इनिशियलाइज कर दें, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें। एक्चुअल में ये नहीं होता। क्यों? डबल इनिशियलाइजेशन तो नहीं होगी। जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गया, उसने इनिशियलाइज कर देना है अपने जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, उनको पेरेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टेट दे देगा। जब उनको स्टेट मिल चुकी तो देयर इज नो नीड टू री स्टेट, दोबारा से स्टेट देने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से वी कैन नॉट इनिशियलाइज
द डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास इन द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट ऑफ आवर चाइल्ड क्लास। इसका मतलब ये, तो ये इसकी एग्जांपल में देखें आप, क्लास पर्सन की इंटीजर एज नेम पब्लिक पर्सन का कंस्ट्रक्टर, एक क्लास स्टूडेंट की इनहेरिट की पब्लिकली। इसका मतलब ये कि पब्लिक में हमारे पास अब एज भी है और पब्लिक में हमारे पास नेम भी है। तो जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी वो एक्सेस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो अगर वो कर सकती है तो ये देखें, जब हमने ये अज्यूम किया कि जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, इसका पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप ये देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर मैं नीचे आ रहा हूं और मैंने अब ये किया कि मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट जो थी मेरी, ये इसमें मैं एज को लाइफ दे रहा हूं, एज को लाइफ दे रहा हूं, और ये एज बिलोंग करती है मेरे पर्सन के पब्लिक सेक्शन से। और पब्लिक सेक्शन का मतलब यह है कि दैट इज एक्सेसिबल इन माय ड्राइव क्लास एज वेल। बट व्हाट इज डिफरेंस कि ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा जैसे ही हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो इसने पब्लिक के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऑटोमेटिक, इधर अवेलेबल नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि इधर स्टूडेंट का पर्सन का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली पड़ा हुआ है। ये हम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखेंगे, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगी। जब ये कॉल होगी तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको लाइफ मिल जाएगी। तो देयर इज नो नीड टू री लाइफ देम, मतलब उन्हें दोबारा लाइफ देने की जरूरत नहीं है कि आप उन्हें रीअसाइन लाइफ, दोबारा से नई जिंदगी दो, पहले से उनको मिल चुकी है। यू कैन असाइन देम, मतलब आप यहाँ पे a = 20 इस तरह से कर सकते हो, बट आप यहाँ पे इसे यूज नहीं कर सकते, ये एरर आएगा। उसके बाद रीजन क्या है, इट विल बी असाइनमेंट नॉट एन इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये आपकी इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, ये असाइनमेंट हो जाएगी। और को मैं क्लियर कर लूं, अब डिस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होते हैं। देखें, कंस्ट्रक्टर जिस सीक्वेंस में कॉल होते हैं, डिस्ट्रक्टर उसके रिवर्स में कॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये आपको कहा कि जैसे कंस्ट्रक्टर का जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाइल्ड पेरेंट क्लास का सबसे पहले जो आपकी बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो क्योंकि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने की रीजन क्या हुई कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑटोमेटिकली आपकी जो बेस क्लास है उसको लाइफ दे देगा। फिर ताकि अगर लाइफ मिल जाएगी तो देन ड्राइव क्लास कैन यूज ऑल द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन दैट आर पब्लिकली अवेलेबल। और इसी तरह से डिराइव क्लास में क्या होगा, डिस्ट्रक्टर के केस में होगा कि जो डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर है वो पहले मेमोरी को डीएलोकेट करेगा जो उसने मेमोरी ऑक्युपाई की, उसके बाद आपकी पेरेंट क्लास या आपकी बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, डिराइव क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर योर बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। और ये देख लें कि एक पेरेंट क्लास में हमने बना दिया पेरेंट का कंस्ट्रक्टर और पेरेंट का डिस्ट्रक्टर, पब्लिकली हमने इनहेरिट करवा लिया पेरेंट को चाइल्ड से, यानी कि चाइल्ड को पेरेंट से हमने इनहेरिट करवाया कि चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है पेरेंट को, और दोनों का कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना दिया हमने। चाइल्ड का एक कंस्ट्रक्टर भी है और चाइल्ड का एक डिस्ट्रक्टर भी है। ये देख लें, जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आएगी पेरेंट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखें, जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट का चाइल्ड सी लिखा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा पेरेंट का, पेरेंट के बाद नया कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा चाइल्ड का। बट चाइल्ड जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर गया तो हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के डिस्ट्रक्टर के बाद हमारा पेरेंट का डिस्ट्रक्टर कॉल। ये इसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट का, डिस्ट्रक्टर पहले चाइल्ड का एग्जीक्यूट होता है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आज के लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा बहुत डिटेल में, जिसमें पब्लिक इनहेरिटेंस को हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखा है और ये एग्जांपल को हमने ड्राई रन किया है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी लैब में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इसमें हमने देखा कि इनहेरिटेंस जो है ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड 3 टाइप की है।
और जो हमारी पब्लिक इनहेरिटेंस है, इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास पब्लिकली इनहेरिट करेगी उसका मतलब यह है कि जो पब्लिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बेस क्लास के होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे आपकी ड्राइव क्लास में। और वो उसके बाद हमने नया कॉन्सेप्ट देखा कि अनोनिमस ऑब्जेक्ट का देखा कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी चाइल्ड क्लास का तो एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास बन जाता है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाता है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा वो उसको लाइफ दे देगा आपके डाटा मेंबर्स को, और लाइफ मिलने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपके ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखा कि डिस्ट्रक्टर की जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है ये रिवर्स में है। डिस्ट्रक्टर पहले बेस ड्राइव का एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद आपकी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर नहीं हुई, इन केस आप गूगल क्लासरूम में जो डिस्कशन बोर्ड है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग वहाँ पे भी इसकी डिस्कशन करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, और जब इन्हें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ईजिली ग्रैस्प कर लोगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।